कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे टीकाकरण को हरी झंडी दिखाएंगे। लॉन्चिंग के मौके पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से ज्यादा साइट वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी वैक्सीन लगाने वाले हेल्थ वर्कर्स से बातचीत करेंगे। इस अभियान के साथ ही पीएम मोदी कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। आज हर साइट पर करीब 100 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन किया जाएगा, यानी वैक्सीनेशन माह अभियान के पहले दिन करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण होगा। देश में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर्स, नर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा पहले ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे जिन्हें आज सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर महेश शर्मा को नोएडा के कैलाश अस्पताल में ही वैक्सीन दी जाएगी। सुबह 11 बजे उनके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि क्यूआर कोड आधारित वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया होगा। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया 80 लाख लाभार्थियों का पहले ही रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के पर्याप्त डोज देश भर के सभी सेंटर पर भेज दिए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली में खास तैयारी की गई है। दिल्ली एम्स और एलएनजेपी में अहम कार्यक्रम होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली एम्स में रहेंगे, जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एलएनजेपी अस्पताल में होंगे। दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए 81 सेंटर बनाए गए हैं। पहले दिन हर सेंटर पर करीब 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ सीएम केजरीवाल दोपहर 12 बजे एलएनजेपी अस्पताल जाएंगे और मेडिकल स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर्स से मुलाकात कर सकते हैं। केजरीवाल वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा भी लेंगे। वैक्सीनेशन के पहले दिन महाराष्ट्र में 51,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा। मुंबई में 9 सेंटर पर 40 जगहों पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है। टीकाकरण का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में दूसरी जगहों पर वैक्सीनेशन का बड़े पैमाने पर कार्यक्रम है। बिहार में भी वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारी है। पटना के आईजीआईएमएस को मुख्य वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां सीएम नीतीश कुमार सुबह 11 बजे मौजूद रहेंगे। आईजीआईएमएस के एक सफाई कर्मी और एक एम्बुलेंस ड्राइवर को सबसे पहले बिहार में कोरोना का टीका लगेगा। वहीं दूसरे राज्यों में भी इसकी तैयारी पूरी है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का दौरा गुजरात के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री करेंगे। यूपी में लखनऊ के केजीएमयू को वैक्सीनेशन का मुख्य सेंटर बनाया गया है। लखनऊ में 12 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। यूपी में करीब 31,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। सरकार और किसानों के बीच अब 10वें दौर की बैठक होगी। 19 जनवरी को अगली बैठक की तारीख तय की गई है। शुक्रवार को 9वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनाई गई कमेटी के बाद सरकार और किसानों के बीच शुक्रवार को पहली बैठक हुई थी, लेकिन दोनों तरफ के रुख में कोई तब्दीली नहीं आई। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार संशोधनों का हवाला दे रही है। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। पूर्ण रूप से बातचीत हुई है और कोर्ट के बाद में फिर वहां पर बात शुरू हुई। कोर्ट में हम नहीं जा रहे कमेटी के उसमें, हम सरकार से ही बातचीत करेंगे। ठीक है, सरकार से हम बात करेंगे। 19 तारीख को बात कुछ हल निकलेगा ऐसा लग रहा है। क्या पता निकलेगा नहीं। ये उम्मीद है कि फरवरी में जाके इसका कुछ संशोधन की तरफ सरकार जाएगी। किसान अब भी दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में रोके जाने पर बैरिकेड हटाने के लिए ट्रैक्टर्स को अलग तरीके से सुरक्षा कवच देने जैसा मॉडिफाइड कराया जा रहा है।
पंजाब हरियाणा के कई गांवों से 60,000 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आने का रिहर्सल चल रहा है। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर किसी तरह का टकराव न हो, इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने दिल्ली में राजभवन का घेराव किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ 4-5 बिजनेसमैन हैं जो एयरपोर्ट कोर्ट सब चला रहे हैं और पीएम मोदी इन्हें चलाने दे रहे हैं। 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं और बाकी कोई है ही नहीं। ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बाकी बिजनेस वाले हैं। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। ये सच्चाई है और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे। राहुल के इस बयान पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस उनकी ही बातों पर हंस रही है। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद न हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। राहुल गांधी पर अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने बड़ा हमला किया। हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करके राहुल गांधी से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और पंजाबियों को खालिस्तानी कहने पर घड़ियाली आंसू बहाने से पहले राहुल गांधी को बताना चाहिए क्यों आपकी दादी पंजाबियों के लिए खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल करती थी, क्यों आपने उन्हें ड्रग्स एडिक्ट का नाम दिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में आया सियासी भूचाल फिलहाल थम गया है। टीएमसी ने सांसद शताब्दी रॉय को मना लिया है। आज शताब्दी रॉय का दिल्ली आने का कार्यक्रम रद्द हो गया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी ने शताब्दी रॉय से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो टीएमसी छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। शताब्दी रॉय के पहले बीजेपी में जाने की अटकलें थी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ ही राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार शाम लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर श्री राम जन्मभूमि निर्माण की समर्पण राशि के लिए विश्व हिंदू परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल की टीम सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंची। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधिमंडल को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए का चेक दान दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा जुटाने में जुटी वीएचपी शुक्रवार को वाराणसी में कूपन और रसीदों के साथ घर घर चंदा जुटाने के लिए निकली। आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने में 5 लाख से ज्यादा गांव में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क साधा जाएगा और उनसे चंदा मांगा जाएगा। चंदा जुटाने का अभियान 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। दिल्ली समेत एनसीआर का आज फिर भीषण कोहरे से सामना हुआ। रात से जो कोहरा शुरू हुआ वो सुबह तक और घना होता गया। दिल्ली में कई जगह पर महज 2 से 3 मीटर की ही विजिबिलिटी देखी गई है। ऐसे में राहगीरों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के साथ ही ठिठुरन भी बढ़ चली है। लिहाजा बेहद जरूरी होने पर ही घरों से निकले या फिर कोहरा छटने का इंतजार करें ताकि किसी अनहोनी की आशंका से सुरक्षित रह सकें। पहाड़ों पर पिछले एक पखवाड़े से हो रही बर्फबारी से पारा गिरते गिरते माइनस में पहुंच गया है। श्रीनगर में जहां डल झील जमकर बर्फ का दरिया बन गई है, वहीं लद्दाख में पारा -30 डिग्री तक पहुंच गया। यहां सब कुछ जम गया है। पटना में दिन दहाड़े पार्षद के पूर्व प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने सिर में गोली मारी। मृतक की पहचान अलाउद्दीन उर्फ बिकाऊ के रूप में हुई है। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है।
अपराधियों ने युवक को घात लगाकर गोली मारी, जिसके बाद उसे पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। पटना में कानूनी व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। अब तक इंडिगो के मैनेजर की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। 12 जनवरी को इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हुई थी। बिहार में अपराधी बेलगाम हैं। बेगूसराय में भी हत्या का मामला सामने आया है। बेखौफ बदमाशों ने दूध समिति के सचिव की हत्या करके शव को सड़क किनारे फेंक दिया। परिवार वालों ने 2 गांव वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के परिवार वालों के मुताबिक 10 दिन पहले गांव के 2 लोगों से झगड़ा हुआ था। सदर डीएसपी के मुताबिक आरोपियों की शिनाख्त हो गई है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। एमपी के आगरमालवा में हिंदू बताकर कई महीने तक एक लड़की से दुष्कर्म करने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम परवेज अली है। दोनों लिव इन रिलेशन में कई महीनों से साथ रह रहे थे, लेकिन जब लड़की को लड़के के धर्म के बारे में जानकारी मिली तो वो थाने पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक परवेज अली ने अपना नाम भगवान बंजारा बताया था। आगरमालवा में ही 11 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3 दिनों में अपहरण की गुत्थी सुलझाई। पीड़िता को घर वालों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने किडनैपर को गुजरात से गिरफ्तार किया। अपहरण का केस 3 दिन पहले दर्ज किया गया था। गोरखपुर में भट्टा मालिक की कुछ दिन पहले हुई हत्या में पुलिस ने अहम खुलासा किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 की अब भी तलाश है। भट्टा मालिक की हत्या बेची गई जमीन के बकाया 10 लाख रुपए को लेकर हुई थी। 11 जनवरी को भट्टा मालिक जय नारायण शाह उर्फ गुड्डू की लाश मिली थी। बिहार के आरा सदर अस्पताल का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। चाकूबाजी में खून से लथपथ मरीज को अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला। स्ट्रेचर की कमी की वजह से ग्लूकोज की बोतल हाथों में लिए मरीज के परिवार वालों को घंटों अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। वहीं आरा सिविल सर्जन ललितेश्वर प्रसाद झा ने पहले पूरे मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही। हालांकि बाद में कहा कि जो भी इस मामले में दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फरीदाबाद में सिविल अस्पताल के एक डॉक्टर को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम ने एक प्राइवेट डॉक्टर को भी पकड़ा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की हुई मौत के मामले में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। पीड़ित युवक ने प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से मां की मौत की शिकायत की थी। प्राइवेट अस्पताल सिविल अस्पताल के डॉक्टर के जरिए पीड़ित को 5 लाख रुपए देकर मामले को रफा दफा करना चाहता था। विजिलेंस की टीम ने पीड़ित को 5 लाख रुपए देते रंगे हाथों दोनों डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। यूपी के देवबंद थाना क्षेत्र में डीजे को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने खुलेआम पिस्तौल लहराने लगा। युवक हवाई फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद में वकील की पत्नी को अज्ञात युवक ने घर में घुसकर गोली मारी, साथ ही धारदार हथियार से शरीर पर कई जगह वार किया, जिसमें महिला की मौत हो गई। डीएसपी के मुताबिक रंजिश की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक के पड़ोसी की दुकान में लगे सीसीटीवी में हत्यारा कैद हो गया है। नोएडा में हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 2 महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से गाड़ी और 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पकड़े गए अपराधी बहुत ही शातिर है। ये धीरे धीरे लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर पैसे वसूलते थे। 14 जनवरी को नोएडा के फेज 2 थाने में एक शख्स ने अपने भाई की किडनैपिंग की शिकायत की थी। पीड़ित से बदमाशों ने 2 लाख रुपए मांगे थे। पुलिस ने जाल बिछाकर वारदात का भंडाफोड़ किया। बिहार के कैमूर में पति से झगड़ा होने पर पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। पत्नी की मौत के बाद पति ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामला अधौरा थाने के बड़पा गांव का है। दोनों की शादी 2 साल पहले हुई थी। गांव में 2 लोगों की आत्महत्या से मातम पसर गया। परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसी बड़ी बात थी जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। मुंगेर में 12 दिनों से लापता बेटे की तलाश में झारखंड पुलिस का हवलदार गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हवलदार का बेटा दुकान चलाता था। हवलदार ने अपने बेटे की गुमशुदगी को लेकर एसपी से लेकर डीआईजी तक गुहार लगाई, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। घर वालों के मुताबिक लापता युवक गंभीर बीमारी से पीड़ित भी है। यूपी के मिर्जापुर में 2 अधजले शव मिलने से सनसनी फैल गई है। लाश की पहचान नहीं हो पा रही है। दोनों शव हाईवे के करीब 10 फीट नीचे खाई में फेंके गए थे।
लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। अरोरा पुलिस ने शव को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक 3 दिन पहले दोनों की हत्या की गई और फिर शव को जलाया गया। ग्रेटर नोएडा में दादरी थाना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। साबुन बनाने वाली फैक्ट्री के नाम पर अवैध रूप से पटाखा बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 5 पटाखा बनाने वाली मशीन, फर्जी कागजात और 16 बोरी बने पटाखे बरामद हुए हैं। बीस जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कैपिटल की सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। माइक पेंस रात में अचानक पहुंचे। मौके पर तैनात नेशनल गार्ड से मुलाकात की। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से पहले व्हाइट हाउस और ओल्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिस के बाहर हलचल दिखी। सामान ले जाने के लिए कार्टन बॉक्स का ढेर दिखा। कर्मचारी ट्रकों और कारों में भी सामान लादते दिखे। व्हाइट हाउस सलाहकार भी ऑफिस से जाते दिखे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $1.9 ट्रिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया। कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती से देश को उबारने के लिए राहत पैकेज का इस्तेमाल किया जाएगा।